हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट हिंदी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके यूपी टेट एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि स्कोरिंग है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? पूजनीय हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। आप सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहिएगा, इससे आप लोगों का रिवीजन होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या है। जैसे कि शुद्ध शब्द आप लोगों ने देखा है पूजनीय है। अगर आपसे पूज्य में पूछा जाए शुद्ध शब्द क्या है तो यहाँ पर ये पूज्य शुद्ध शब्द हो जाएगा। पुरस्कार का भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो पुरस्कार तो आप लोगों को पता होगा। पुरस्कार इस प्रकार से लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। परोक्ष किस प्रकार से शुद्ध शब्द होगा, तो ये आपका परोक्ष शुद्ध शब्द हो जाएगा। परीक्षा, परीक्षा किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये इस प्रकार से परीक्षा लिखते हैं। अगर आपसे यहाँ पर प्रावधान के बारे में पूछ लिया जाए तो प्रावधान कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रावधान इस प्रकार से लिखा जाता है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर्जन से पूछा जाता है, तो सर्जन होता है, सृजन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। इस प्रकार से लिखा गया ये सृजन यहाँ पर गलत हो जाएगा, सही यहाँ पर ये सर्जन होगा। क्या आपको पता है सृष्टा किस प्रकार से लिखा जाता है? और ये आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है। सृष्टा इस प्रकार से लिखा जाता है, सृष्टा इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपसे सन्यासी का पूछा जाए, सन्यासी किस प्रकार से लिखा जाता है, तो सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का एग्जाम जो आपने यूपी टेट फॉर्म फिल किया था तो पेपर 1 है या पेपर 2 है। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जिसका जन्म पहले होता है उसको अग्रज कहते हैं, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहते हैं। जन्म बाद में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। और जो सब कुछ जानता हो, जो जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जो सब कुछ सर्वज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। अगर आपसे द्विज पूछा जाए, द्विज, तो द्विज में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो पुरस्कार इस प्रकार से लिखा जाता है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा है कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शुद्ध अशुद्ध शब्द से पूछे जाते हैं। अगर आपसे यहाँ पर प्रावधान का पूछा जाए, प्रावधान किस प्रकार से लिखा जाता है, तो प्रावधान इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपसे प्रातः काल का पूछा जाए तो प्रातः काल इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपसे बारात का पूछा जाए तो बारात इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपसे बर्तन का पूछा जाए तो बर्तन इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपसे स्थाई पूछा जाए तो स्थाई इस प्रकार से लिखा जाता है। स्थाई देखिए यहाँ पर जो इस प्रकार से लिखा जाता है तो ये यहाँ पर गलत है। अगर आपसे षष्ठ पूछा जाए, षष्ठ भी देखिए पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप इस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए आपके एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध शब्द से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये कहीं पर भी या तो नोट डाउन कर लीजिएगा या आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। एक शब्द है अभीष्ट। अभीष्ट होता है, अभीष्ट नहीं होता है। क्या होता है? अभीष्ट होता है। टा होगा, ठा नहीं होगा। नेक्स्ट है
सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है सज प्लस आवट। क्या लिखते हैं? सज प्लस आवट लिखते हैं। जो ये पहले शब्द आता है इसको क्या कहते हैं? इसको उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द पहले आता है इसको उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द बाद में आता है इसको क्या कहते हैं? इसको प्रत्यय कहते हैं। तो सज प्लस आवट आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है लड़का पेड़ से गिरा, यानी कि पेड़ से अलग हो गया। जब अलग होने के लिए आपसे पूछा जाए तो अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पर है पहला कर्ता, कारक चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा ने, कर्ता ने। दूसरा है कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तीसरा है करण से, तीसरा है करण से, करण से। चौथा है संप्रदान के लिए, चौथा है संप्रदान। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? के लिए। कारक चिन्ह क्या है? के लिए है। अगर आपसे अपादान का पूछा जाए, अपादान, तो इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? से, यानी कि अलग होने के लिए। अगर आपसे इसमें संबंध में पूछा जाए, संबंध कारक, तो संबंध कारक में क्या हो जाएगा? संबंध कारक में हो जाएगा का के, यानी जिससे संबंध हो, का, की, के, और यहाँ पर रा री रे भी हो जाएगा। रा री रे याद रखिएगा, अधिकरण में पर हो जाएगा, अधिकरण, अधिकरण में पर हो जाएगा, अधिकरण में पर हो जाएगा। संबोधन हे ओ अरे हो जाएगा। तो 7 यहाँ पर आपने इस प्रकार से देखे हैं। इसके बाद में यहाँ पर 8वां है संबोधन। 8वां यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबोधन। और संबोधन में क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह क्या है? हे, ओ, अरे हो जाएगा। कारक चिन्ह साइन ये होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है चौराहा। कौन सा समास है? चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला पद है संख्यावाची है, तो यहाँ पर समास किस प्रकार का होगा? द्विगु समास हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। अगर पहला पद संख्यावाची है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पहला पद संख्यावाची है, पहला पद क्या है? संख्यावाची है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि शब्द विलोम आप लोगों को पता होगा, जैसे कि क्या है? माता पिता, माता पिता। इसमें चिन्ह किस प्रकार का लगा है? तो इसमें योजक चिन्ह लगा है। पहला शब्द दूसरे का विलोम अगर है तो समास किस प्रकार का होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो तनय नहीं है। तनय पुत्र का होता है, पुत्री का नहीं। तनय किसका होता है? पुत्र का होता है। तनय शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये पुत्र का पर्यायवाची है। सुता है, आत्मजा है, दुहिता है, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगर आपसे इसमें तनया पूछा जाए, तनया, तनया किसका पर्यायवाची है? तो तनया पर्यायवाची है पुत्री का। तनया किसका पर्यायवाची है? पुत्री का है। बेटी आपको पता है, बेटी पुत्री का पर्यायवाची है। अगर आपसे तनुजा पूछा जाए, तनुजा, तनुजा ये बेटी का पर्यायवाची यानी कि पुत्री का पर्यायवाची है। बेटे का तो आपको पता है, यहाँ पर पुत्र हो गया, पुत्र, और इसका अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सुत हो जाएगा, सुत हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए तनुज, तो तनुज यहाँ पर पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द सलील नहीं है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो कमल के पर्यायवाची हैं इसमें क्या हो जाएगा? अरविंद है, और जैसे कि यहाँ पर पंकज है, पंकज है, जलज है, जलज है, सरोज है, सरोज यहाँ पर आपने देखा सरोज है, शतदल है, शतदल है। इसके बाद में यहाँ पर अम्बुज है, अम्बुज, अम्बुज है, नलीन है, यहाँ पर हो जाएगा नलीन। इसके बाद में हो जाएगा तामरस, इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा तामरस। अगर आपसे सलील शब्द पूछा जाए तो सलील जो है
ये जल का पर्यायवाची, सलील किसका पर्यायवाची है? तो जल का पर्यायवाची है। जल के अन्य पर्यायवाची यहाँ पर कौन से हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, जल के पर्यायवाची यहाँ पर हैं नीर है, नीर है, पानी है, नीर है, पानी है, उदक है, नीर है, पानी है, उदक है, और यहाँ पर अम्बु है, यहाँ पर अम्बु है, अम्बु है। इसके बाद में यहाँ पर तोय हो जाएगा, तोय है, वारी है, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये जल के पर्यायवाची हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा, प्रत्युत्पन्न पनमति हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। और जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक के समान पैनी हो, उसको क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। कुश के अग्र नोक के समान पैनी, कुश के अग्र नोक के समान पैनी हो, उसको क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। इसके बाद में है यहाँ पर दूरदर्शी, दूरदर्शी जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, उसको क्या कहते हैं? दूरदृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, तो नी प्लस गुण हो जाएगा, नी प्लस गुण। निर नहीं होगा, नी नहीं होगा, और निर ये भी यहाँ पर गलत है। तो सही क्या है? सी। संधि कौन सी है? तो विसर्ग संधि है। संधि कौन सी है? तो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है तत्सम क्या है। तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, जो कलश है ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम और तद्भव यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, तत्सम और तद्भव। तो अब यहाँ पर देखिए तत्सम और तद्भव के कौन कौन से शब्द हैं। पहला है यहाँ पर अंकुर, देखिए अंकुर यहाँ पर ये क्या है? तत्सम शब्द है। और तद्भव में यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरंकुआ, अरंकुआ हो जाएगा, अरंकुआ ये आपका तद्भव हो जाएगा। अगर आपसे अंधकार का तद्भव पूछा जाए, अंधकार का तद्भव क्या होगा? तो अंधेरा हो जाएगा। अंधकार का क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। अगर आपसे अंध का पूछा जाए, अंध का यहाँ पर अंधा हो जाएगा, अंध का यहाँ पर अंधा हो जाएगा। अगर आपसे करपट का तद्भव पूछा जाए, करपट का तद्भव क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। करपट का तद्भव कपड़ा हो जाएगा। कुपुत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? कुपुत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? कपूत हो जाएगा, कपूत हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपसे क्षेत्र का पूछा जाए, क्षेत्र का देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्षेत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। क्षेत्र का तद्भव खेत हो जाएगा। और यहाँ पर छुर का क्या हो जाएगा? छुर। छुर का तद्भव क्या हो जाएगा? खुर हो जाएगा, खुर हो जाएगा। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए तत्सम तद्भव के शब्द हैं। इन्हें आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप से चुनिए। यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। कन्या के लिए सौभाग्यवती का प्रयोग नहीं करते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। सौभाग्यवती यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, बिल्कुल सही है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको बताया है कि सौभाग्यवती कन्या के लिए नहीं होता है, आयुष्मती होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है? हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो देखिए बी और डी यहाँ पर इसके आंसर सेम है, आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जो सौभाग्यवती शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये पत्नी के लिए प्रयोग होता है या वधु के लिए प्रयोग होता है। आंसर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर भानु उदय, तो भानु प्लस उदय हो जाएगा। आंसर आपका पहला यहाँ पर सही है।
अगर आपसे इसमें ये पूछा जाए कि संधि कौन सी है, तो मात्रा कौन सी यहाँ पर आ रही है, बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कुछ इसके एग्जांपल्स भी आप लोग देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो दीर्घ स्वर में कैसे आप पहचान सकते हैं, अगर बड़े स्वर आए, दीर्घ स्वर में अगर बड़े स्वर आ जाए, दीर्घ स्वर में अगर बड़े स्वर आ जाए तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर हो जाएगी, ह्रस्व स्वर संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है बड़े स्वर कैसे आप पहचान सकते हैं, जैसे इसमें बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, या यहाँ पर बड़ा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, तो संधि किस प्रकार की होगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और साथ में इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें अगर री आ जाता है, जैसे यहाँ पर है पितृण, जैसे है यहाँ पर पितृण, तो ये भी आपकी दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो ये मात्राएं होती हैं बीच में आ जाएं, बीच में, जैसे ये क्या है भानु उदय, ये बीच में मात्रा आई है, तो यहाँ पर संधि क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। यहाँ पर ये लिखा है कि तरुण नव युवकों की, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा आंसर। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए ये दोनों एक ही जो ए बी आंसर है ये सेम है, ये यहाँ पर गलत होगा आपका। हमारे नवयुवकों की शिक्षा, ये शिक्षा यहाँ पर गलत हो जाएगा, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तरुण नवयुवकों के, ये यहाँ पर गलत है, जो तरुण लिखा है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। तो धन का पर्यायवाची यहाँ पर क्या नहीं है, देखिए जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि जो द्रव शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये तरल पदार्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो द्रव शब्द है तरल पदार्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, तो तरल पदार्थ के लिए, तरल पदार्थ के लिए। बाकी यहाँ पर जो धन का पर्यायवाची है द्रव्य है, संपदा है, दौलत है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। अब यहाँ पर बताना है क्या सही होगा, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने क्या किया है, कर्म किया है, कर्म क्या किया है, डाकुओं को भगाया है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म को यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। कर्ता ने क्या किया है, कर्म किया है, कर्म कौन सा किया है, तो डाकुओं को भगाया है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कारक आपको बताना था, तो देखिए जो कारक यहाँ पर है वो आपने क्या किया है, डाकू को भगाया है, तो आपका कर्म क्या था, डाकू को भगाना, ना कि लोगों ने, लोगों ने जो यहाँ पर ने है, तो यहाँ पे कर्ता ने किया क्या है, डाकू को भगाया है, तो को के अनुसार यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, तो घुड़ प्लस सवार हो जाएगा, घुड़सवार हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यौगिक शब्द है, ये क्या है, यौगिक शब्द है। अब जैसे कि यहाँ पर आग बबूला, आग बबूला, तो ये शब्द बना किससे है, आग प्लस बबूला से बना है, आग प्लस बबूला से बना है, तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो यौगिक शब्द है, जैसे इसमें क्या है, बैलगाड़ी, इसमें है बैलगाड़ी, तो यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा, बैल प्लस गाड़ी हो जाएगा, बैल प्लस गाड़ी, ये दो अलग अलग शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किनको कहते हैं, रूढ़ शब्द जो शब्द किसी परंपरागत अर्थ को प्रकट करते हैं और इनके टुकड़े नहीं होते हैं और कोई अर्थ नहीं निकलता है, टुकड़े नहीं होते हैं, टुकड़े नहीं होते हैं, टुकड़े नहीं होते हैं और अर्थ भी नहीं निकलता है, और अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता है, इनको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रूढ़ शब्द के लिए यहाँ पर है चित्र, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ची प्लस त्रा,
इसका कोई अर्थ है? नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा है रूढ़ में क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। योग रूढ़ में क्या होता है? विशेष अर्थ प्रकट हो। योग रूढ़ में क्या होता है? तो इसमें विशेष अर्थ प्रकट हो, विशेष अर्थ प्रकट हो, इसको क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए दशानन, अगर आपसे पूछा जाए दशानन, तो ये किसके लिए प्रयोग होता है? जिसके 10 मुख है या 10 मुख वाला कौन हो जाएगा? रावण हो जाएगा। आंसर आपने यहाँ पर देखा, सी सही है। बाकी ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। निरर्थक शब्द किनको कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक कहते हैं। निरर्थक मतलब बिना अर्थ का, जैसे वकान है, जैसे यहाँ पर क्या है आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे क्या है? वकान, वकान, वकान का कोई शाब्दिक अर्थ है नहीं। मकान वकान कहते हैं, मकान वकान, तो मकान का तो अर्थ निकल आएगा, लेकिन मकान इसका अपोजिट क्या जैसे बोलते हैं आप लोग हैं? मकान वकान, मकान वकान, तो वकान का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो जब शाब्दिक अर्थ नहीं है तो बिना अर्थ के हो जाएगा और यही आपका निरर्थक शब्द है। समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इससे पहले इन क्वेश्चंस का आप लोगों ने रिवीजन किया है या नहीं। तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए जो अजायब घर लिखा है ये किस प्रकार का शब्द है? अजायब घर किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ये संकर शब्द है। ये क्या है? संकर शब्द है। आप इनको कैसे पहचान सकते हैं कि ये संकर शब्द है? जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बने हो, दो भाषाओं के मेल से बने शब्द, दो भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द में आप लोग याद रखिएगा, जैसे है यहाँ पर रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो जो रेल शब्द है ये किस प्रकार का है? रेल शब्द जो ये है ये किस प्रकार का शब्द है? ये है आपका अंग्रेजी शब्द। रेल क्या है? तो ये अंग्रेजी शब्द है। और जो गाड़ी है ये क्या है? आपका हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है। अगर आपसे हिंदुस्तान पूछ लिया जाए, जैसे कि यहाँ पर है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान शब्द है इसमें जो हिंदू है, हिंदू ये आपको पता है कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। हिंदू किस प्रकार का शब्द है? तो ये फारसी शब्द है, हिंदू फारसी शब्द है। और जो यहाँ पर स्थान, देखिए यहाँ पर हिंदू प्लस स्थान आएगा, तो जो स्थान शब्द यहाँ पर होगा ये किस प्रकार का हो जाएगा? तो ये संकर, ये शब्द है संस्कृत का। ये किस प्रकार का शब्द है? तो यह संस्कृत का शब्द है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है संकर शब्द, आपका आंसर सही हो जाएगा। देशज शब्द या देशी शब्द, इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा? तो जो आपके क्षेत्रीय भाषा में शब्द बोले जाते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं, यानी कि देश में उत्पन्न होने वाले शब्द। अब जैसे कि यहाँ पर है देशज शब्द में, जैसे कि पत्थर, पत्थर आपका देशी शब्द है, ईंट आपका देशी शब्द है, और रोड़ा देशी शब्द है, और गाड़ी देशी शब्द है। गाड़ी क्या है? देशी शब्द है। गाड़ी भी क्या है? तो ये देशी शब्द है, देशी शब्द है, देशी शब्द है। नेक्स्ट है आचार का विलोम शब्द, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आचार का अनाचार, आचार का क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दुस्साहस। दुस्साहस का शब्द का उपसर्ग बताना है, दुस प्लस साहस होगा, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुस प्लस साहस, दुस प्लस साहस। तो ये शब्द कौन सा होगा? इसमें उपसर्ग शब्द है दुस, और अगर आपसे प्रत्यय पूछ लिया जाता है इसमें तो प्रत्यय यहाँ पर साहस हो जाएगा। जो शब्द पहले आता है, जो शब्द पहले है, इसको क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। जो शब्द बाद में आता है इसको क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। नेक्स्ट है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो जगन्नाथ का किस प्रकार से लिखेंगे? जगत प्लस नाथ, तो संधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। जैसे कि यहाँ पर है उन्नति, उन्नति में कौन सी संधि होगी? तो उन्नति में भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद अगर पूछ लिया जाए उत प्लस नति होगा, उत प्लस नति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मोर का तत्सम शब्द होगा क्या? मोर का तत्सम क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
अभिशाप शब्द में उपसर्ग है तो अभी प्लस शाप हो जाएगा, अभी प्लस शाप हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। तो उपसर्ग पूछा है तो अभी हो जाएगा, उपसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अति, अधि यहाँ पर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या होता है, क्या होता है, ईर्ष्या। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है, बाकी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्रमा का पर्यायवाची है निशाकर। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा, चांद है, चंद्र है, हिमांशु है, यहाँ पर क्या है, हिमांशु है, और यहाँ पर क्या है, सुधाकर है, और यहाँ पर क्या है, सुधाकर है, और यहाँ पर राकेश है, यहाँ पर क्या है, राकेश है, और यहाँ पर क्या है, शशि है, यहाँ पर क्या है, शशि है, और यहाँ पर निशापति हो जाएगा, निशापति हो जाएगा, इसके पर्यायवाची हैं। ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तरणी किसका पर्यायवाची है, तरणी सूर्य का पर्यायवाची है, और निशाचर राक्षस का पर्यायवाची है, राक्षस का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो महादेव का यहाँ पर चंद्रशेखर हो जाएगा। गरुड़ ध्वज तो आपको पता है ये किसका पर्यायवाची है, तो ये विष्णु का पर्यायवाची है। नारायण विष्णु का पर्यायवाची है, और यहाँ पर विशंभर ये भी आपका विष्णु का पर्यायवाची है। तो आंसर आपने देखा यहाँ पर सी सही है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, तो ये विष्णु के पर्यायवाची हैं, विष्णु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए क्या होगा। यथा यहाँ पर क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। अगर उपसर्ग लगा हो तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। जैसे कि आपको पता है कि द्वंद्व समास में क्या होता है, तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल शब्द है क्या, तो क्वालिटी बताई जा रही है, यानी कि विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण से युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में योग ऋण शब्द कौन सा है। योग ऋण शब्द है चक्रपाणि। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, चक्रपाणि। जैसे कि यहाँ पर क्या है, चक्र प्लस पाणि, चक्र प्लस पाणि, यानी कि चक्र को हाथ में धारण करने वाला, चक्र को हाथ में धारण करने वाला, चक्र को हाथ में धारण करने वाला, हाथ में धारण करने वाला क्या हो जाएगा, चक्रपाणि। नेक्स्ट है, चंदायन के रचयिता कौन है, मुल्ला दाऊद है। आंसर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जो चंदायन यह रचना है 1379 यानी कि 1379 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। और जो चंदायन है ये क्या है, सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। चंदायन क्या है, सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है, प्रेमाख्यान ग्रंथ है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है, पद्मावत की रचना की है, पद्मावत की रचना की है। कुतुबुन किससे संबंधित है, कुतुबुन संबंधित है मृगावती से, कुतुबुन संबंधित है मृगावती से संबंधित है। मंझन किससे संबंधित है, मंझन संबंधित है, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये किससे संबंधित है, मंझन संबंधित है मधुमालती से, मंझन मधुमालती से संबंधित है, मधुमालती। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। और जो द्विवेदी युग का समय है कब से कब तक माना गया है, द्विवेदी युग का जो समय है ये माना गया है 1900 से 1918 ईस्वी, 1900 से 1918 ईस्वी समय माना गया है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी है किसमें, तो सुमित्रा नंदन पंत की कविता में दिखाई पड़ी है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है छायावाद की जो प्रथम रचना है, छायावाद की प्रथम रचना किसने की है, तो प्रथम रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। कौन सी रचना है, जयशंकर प्रसाद ने की है रचना कौन सी है,
तो झरना है, रचना कौन सी है? झरना है। और इसकी रचना कब की गई है? 1918 में। 1918 में इसकी रचना की गई है। और इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। किसको? झरना को। झरना को क्या कहा जाता है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की जो प्रथम छायावादी रचना है वो कौन सी है? उच्छ्वास है। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है छायावाद की प्रथम रचना वो कौन सी है? उच्छ्वास है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, उच्छ्वास है, उच्छ्वास। और इसकी रचना कब की गई है? 1920 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। इसकी रचना की किसने है? सुमित्रा नंदन पंत ने रचना की है। सुमित्रा नंदन पंत ने रचना की है। नेक्स्ट है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था क्या? सही नाम था तार सप्तक। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सप्तक तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, इसका एक ही मतलब है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। और 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में पत्रिका का प्रकाशन हुआ है। 1943 में किसके नेतृत्व में? तो अज्ञेय के नेतृत्व में प्रकाशन हुआ है। और तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं? तो तार सप्तक में कवि हैं अज्ञेय, अभी आपने देखा है, अज्ञेय हैं। इसके बाद में यहाँ पर गिरजा कुमार माथुर हो जाएगा। गिरजा कुमार माथुर है, नाम पूछे जा सकते तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत भूषण अग्रवाल है। इसके बाद में मुक्तिबोध हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध। यहाँ पर मुक्तिबोध हो जाएगा। और प्रभाकर माचवे हो जाएगा। यहाँ पर प्रभाकर माचवे हो जाएगा। और इसके बाद में है रामविलास शर्मा और नैमिचंद्र जैन है। तो ये 7 लोग हैं, इनको याद रखिए। नेक्स्ट है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो आंसर बी सही हो जाएगा, मोहनदास नेमिसराय की है। और जो नेमिसराय की आत्मकथा है 2 भाग में है। मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा है और यह 2 भाग में है। कितने भाग में है? तो 2 भाग में है। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1995 से संबंधित है अपने अपने पिंजरे। और हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है कौन सी? अपने अपने पिंजरे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इदन्नमम रचना किसकी है? इदन्नमम रचना है मैत्रेय पुष्पा की। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। और यह क्या है? तो यह उपन्यास है। ये क्या है? तो यह उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? मैत्रेय पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं बेतवा बहती रही उपन्यास है। और यहाँ पर हो जाएगा चाक, और यहाँ पर हो जाएगा चाक। साथ में यहाँ पर हो जाएगा झूला नट। साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा? झूला नट हो जाएगा। और अलमा कबूतरी हो जाएगा। अलमा कबूतरी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मृति दंश हो जाएगा। स्मृति दंश हो जाएगा। किससे संबंधित है? मैत्रेय पुष्पा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? बालकृष्ण भट्ट का क्या है? 100 अजान एक सुजान। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इनके अन्य उपन्यास में क्या है? तो नूतन ब्रह्मचारी है। नूतन बालकृष्ण भट्ट का है, यहाँ पर याद रखिएगा।
नूतन ब्रह्मचारी है, नूतन ब्रह्मचारी। और रहस्य, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और रहस्य। जो रहस्य ये है, ये कथा अपूर्ण है। रहस्य कथा क्या है, तो यह अपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि अपूर्ण कथा कौन सी है, बालकृष्ण भट्ट की, तो रहस्य कथा है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, धूर्त रसिक लाल। धूर्त रसिक लाल किससे संबंधित है, मेहता लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है। मेहता लज्जा राम शर्मा से संबंधित है, शर्मा से संबंधित है। अगर आपसे निस्सहाय हिंदू पूछा जाए, निस्सहाय हिंदू, तो निस्सहाय हिंदू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर निस्सहाय हिंदू में हो जाएगा राधा कृष्ण दास। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास हो जाएगा, राधा कृष्ण दास हो जाएगा। और श्याम स्वप्न किससे संबंधित है, ठाकुर जगमोहन सिंह से संबंधित है, ठाकुर जगमोहन सिंह से संबंधित है, ठाकुर जगमोहन से संबंधित है। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है कहाँ पर, तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। जैसा कि आपको पता है, जो गोदान है किससे संबंधित है, गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद्र से संबंधित है। ये आप लोग याद रखिएगा, गबन गोदान किससे संबंधित है, मुंशी प्रेमचंद्र से संबंधित है, मुंशी प्रेमचंद्र से संबंधित है। जो गोदान है इसका प्रकाशन कब हुआ है, किस ईयर से संबंधित है, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1936 ईस्वी से संबंधित है। क्या है, तो गोदान 1936 ईस्वी से संबंधित है। नेक्स्ट है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, रामचंद्रिका है। पहला आंसर यहाँ पर सही है, रामचंद्रिका। और अगर आपसे इसका समय पूछा जाए तो 1601 ईस्वी से संबंधित है, 1601 ईस्वी से संबंधित है। और रामचंद्रिका में जो अध्याय है कितने हैं, रामचंद्रिका में अगर अध्याय पूछा जाए, रामचंद्रिका में अध्याय कितने हैं, तो 39 अध्याय हैं। और राम के चरित्र पर आधारित है। रामचंद्रिका किसके चरित्र पर आधारित है, तो भगवान राम के चरित्र पर आधारित है, भगवान राम के चरित्र पर आधारित है। नेक्स्ट है, विभावानुभाव्य विचारी संयोगाद्र निष्पत्ति सूत्र किसका है, तो ये सूत्र है भरत मुनि का। किसका सूत्र है, भरत मुनि का सूत्र है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जो आचार्य भरत मुनि हैं, आचार्य भरत मुनि, ये किससे संबंधित है, तो रस निष्पत्ति। ये किससे संबंधित है, रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता हैं। सर्वप्रथम क्या है, व्याख्याता है। आपके एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है क्या, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए यहाँ पर व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए, तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है, तो देखिए नाटक की यहाँ पर बात की गई है तो कक्षा अभिनय प्रणाली हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है, ये बताना है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास है। गोस्वामी तुलसीदास आंसर आपका यहाँ पर सही है। और तुलसी को लोक मंगल का कवि किसने कहा है, लोक मंगल का कवि तुलसी को किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दंतव्य वर्ण कौन सा है, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंठ है, तालु है, मूर्धा है और दंत है, और यहाँ पर ओष्ठ हो जाएगा, मूर्धा
कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, आंसर आपका यहाँ पर ता सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, दंत का पूछा है, तो यहाँ पर का वर्ग होगा, का च ट ता प, तो तथा दाधा न यहाँ पर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है, तो दुग्ध यहाँ पर तत्सम हो जाएगा। तत्सम यहाँ पर क्या है, दुग्ध शब्द कौन सा है, तत्सम है। और यहाँ पर ऊंट का तत्सम क्या हो जाएगा, ऊंट का तत्सम हो जाएगा उष्ट्र, ऊंट का तत्सम क्या हो जाएगा, उष्ट्र हो जाएगा, उष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद में काठ का क्या हो जाएगा, काष्ठ हो जाएगा, काठ का काष्ठ हो जाएगा। और इसके बाद में काम का कार्य हो जाएगा, काम का क्या हो जाएगा, कार्य होगा, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है, तो वक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्त हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, तो वा प्लस का प्लस ता हो जाएगा। और वरक में क्या हो जाएगा, तो वरक में वा प्लस रा प्लस का हो जाएगा। वक्र में वा प्लस का प्लस रा हो जाएगा। वर्ग में क्या होगा, तो वा प्लस रा प्लस गा हो जाएगा। तो आंसर आपका पहला सही है। यहाँ पर इसे आप लोग मैच करिएगा, ठीक है। पहचानेंगे कहाँ से, तो यहाँ से पहचानेंगे, यहाँ से आप लोग पहचानेंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें का है, इसमें का है, तो यहाँ से पहचानेंगे। नेक्स्ट है, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, तो मुमुक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुमुक्ष हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही, मुमुक्ष होगा। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है, तो अंग, इसके बाद में आ हो जाएगा, तो आ यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आंसर। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, तो कृतघ्न हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी, तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। स्थापत्य कला, शिल्प कला नहीं होगा, मूर्ति कला, चित्रकला, ये तीनों यहाँ पर गलत है, तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है क्या, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। जो दुविधा होती है ये व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, लेखक अक हो जाएगा। इस प्रकार से लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिखते हैं, लेख, लेख प्लस अक, लेखक, लेख प्लस अक हो जाएगा, तो अक प्रत्यय यहाँ पर लगा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, पाठ्य पुस्तक का गुण अशुद्धता यहाँ पर नहीं है। उद्देश्य के लिए होता है, उपयोगिता के लिए होता है, क्रमबद्धता होती है, लेकिन यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अन्य से अनन्य किसकी रचना है, प्रभा खेतान की रचना है। मैत्रेय पुष्पा की रचना कौन सी है, तो आत्मकथा है, आत्मकथा है। और यहाँ पर क्या है, गुड़िया भीतर गुड़िया है, गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया है, गुड़िया भीतर क्या है, गुड़िया किससे संबंधित है, मैत्रेय पुष्पा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये बताना है, तो अलंकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहा गया है, फूले काश सकल में छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो देखे, जनु जानो मनु मानो किसमें आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जनु जानो, जनु जानो, मनु मानो, मनु मानो, ये सभी किसमें आते हैं, तो ये सभी आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। नेक्स्ट है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जहे चितवत एक बार। कवि, किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, रसलीन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, रसलीन के द्वारा लिखी गई है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और किस धारा से संबंधित है या किस काल से संबंधित है, तो रीति काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है, तो रीति काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है, आवारा मसीहा में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन है। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। और इसकी रचना कब की गई है, इसकी रचना की गई है 1974 ईस्वी में। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। कौन है, तो विष्णु प्रभाकर है, विष्णु प्रभाकर है, विष्णु प्रभाकर है।
नेक्स्ट है पिता कहानी के लेखक कौन है। पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन है। नेक्स्ट है हिंदी नए चाल में ढली, कथन किसका है? ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावक जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी अन्य रचनाएं हैं यहाँ पर गंगावतरण। गंगावतरण अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? गंगावतरण है, गंगावतरण है और श्रृंगार लहरी है। और यहाँ पर श्रृंगार लहरी है, श्रृंगार लहरी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। और यहाँ पर हो जाएगा हरिश्चंद्र। तो ये जो रचनाएं हैं इन्हें आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? ये कहा है छायावाद को। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, छायावाद। नेक्स्ट है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार है राहुल शंकराचार्य। डी आंसर आपका सही है। और ये क्वेश्चन आप ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार आपने देख लिए हैं। और यहाँ पर क्या है, इनके जो यात्रा वृतांत है वो कौन कौन सी है? यात्रा वृतांत। तो यहाँ पर मेरी लद्दाख यात्रा हो जाएगा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राहुल शंकराचार्य से संबंधित है। किन्नर देश में, किन्नर देश में, किन्नर देश में। इसके बाद में है घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र है, घुमक्कड़, घुमक्कड़ शास्त्र है। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा यात्रा के पन्ने। घुमक्कड़ शास्त्र के बाद हो जाएगा यात्रा के पन्ने, यात्रा के पन्ने, यात्रा के पन्ने हो जाएगा। इसके बाद में है एशिया के दुर्गम भूखंड, एशिया के दुर्गम भूखंड, एशिया के, एशिया के दुर्गम, एशिया के दुर्गम भूखंड, एशिया के दुर्गम भूखंड हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर मर्मज्ञ हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है, कारक कौन सा होगा? संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि कारक के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करवाए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक, और जैसे कि आपको पता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये पूछा जा सकता है, तो 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, तीसरा है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, तीसरा है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। चौथा है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से पहचानिए कौन सी संज्ञा है। पांचवा यहाँ पर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उपकूल में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है तो अव्यय भाव समास हो जाएगा। द्वंद्व में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दुग में क्या होता है? तो दुग में पहला पद संख्यावाची होता है। नेक्स्ट है वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के पहले, पहले लगते हैं, उपशब्द शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर बताना है किसमें
प्रयोग हुआ है। उपप्लसकार, क्या लिखेंगे? उपप्लसकार, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। लिखाई, यहाँ पर ई प्रत्यय है। हानिकारक, यहाँ पर कारक प्रत्यय हो जाएगा। अपनापन, तो देखिए पूरा अपनापन आएगा और पन इसमें क्या होगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औंधी खोपड़ी होना। औंधी यहाँ पर होगा औंधी खोपड़ी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे मूर्ख होना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूर्ख होना। और किंग कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ क्या हो जाएगा? अनिश्चयात्मक स्थिति। स्थिति क्या है? निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयात्मक स्थिति, अनिश्चयात्मक स्थिति, अनिश्चयात्मक स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो यहाँ पर जैनेन्द्र हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है, जैनेन्द्र। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी है? जैसे कि यहाँ पर है परख, जैसे कि परख है, परख के बाद में सुनीता है, सुनीता है, सुनीता के बाद में यहाँ पर त्यागपत्र हो जाएगा, त्यागपत्र। इसके बाद में है यहाँ पर कल्याणी, इसके बाद में है यहाँ पर कल्याणी, और इसके बाद में हो जाएगा सुखदा, इसके बाद में यहाँ पर सुखदा हो जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा विवर्त, इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? विवर्त। तो ये सभी किससे संबंधित है? तो जैनेन्द्र से संबंधित है। आगे के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो आगे में यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, शेखर एक जीवनी, शेखर, शेखर एक जीवनी। इसके बाद में हो जाएगा नदी के द्वीप, इसके बाद में है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप है, नदी के द्वीप। अपने अपने अजनबी, इसके बाद में क्या है? अपने 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 अजनबी, अपने अपने अजनबी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अज्ञेय से। किससे संबंधित है? अज्ञेय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो आप सभी को पता है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दरसद तासी से क्या संबंधित है? इस्तवार दा लिलित्योर इंदुए हिंदुस्तान संबंधित है, जो कि फ्रेंच भाषा में है। किस भाषा में है? तो फ्रेंच भाषा में है, फ्रेंच भाषा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये बताना है। उसने मुझे पास आने को कहा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जो शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर क्या लिखा है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, और उसने मुझसे पास आने को कहा, मुझसे यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसने मेरे को, ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, मूक हुई बाचाल पंगु चढ़े गिरिपन गहन, जा सुप्रभा सो दयाल द्रवों सकल कलिमल दहन। इसमें पूछा गया है ये क्या है? तो ये सोरठा है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि जो सोरठा है अर्ध सममात्रिक होता है। सोरठा क्या है? अर्ध सममात्रिक होता है, अर्ध सममात्रिक होता है, अर्ध सममात्रिक होता है। और यह दोहे का विपरीत होता है। सोरठा क्या होता है? तो दोहे का विपरीत होता है, दोहे का विपरीत होता है, दोहे का विपरीत होता है। और जैसे कि आपको पता है कि इसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम में 11-11 मात्राएं और सम में 13-13 मात्राएं होती हैं। मात्राओं से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है ये बताना है। तो विशेष आप सभी को पता है इस प्रकार से लिखा जाता है, विशेष इस प्रकार से लिखा जाता है। बाकी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है क्या? क्या नहीं लिखा है? कामायनी नहीं लिखा। कामायनी किससे संबंधित है? मैथिली शरण से संबंधित नहीं है, जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? जयशंकर प्रसाद से संबंधित है, जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं यहाँ पर हो जाएगा, उर्वशी है, उर्वशी है। इसके बाद में यहाँ पर झरना हो जाएगा, झरना है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है? झरना है, आंसू है, आंसू है, लहर है, लहर है, और चित्राधार है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? चित्राधार,
इसके बाद में यहाँ पर क्या है, चित्राधार है। किससे संबंधित है, जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। जैसे कि आपको पता है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं यहाँ पर क्या हो जाएगा, रंग में भंग है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रंग में भंग। रंग में क्या है, रंग में भंग है। भारत भारती है, भारत भारती है, भारत भारती है। और यहाँ पर साकेत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साकेत, साकेत है। जयद्रथ वध है, किससे संबंधित है, मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। और यशोधरा भी। आंसर आपने यहाँ पर देखा है बी सही है, जो संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौराहा शब्द में कौन सा समूह है, तो चौराहा यानी कि चार राहों का समूह। जैसे कि आपको बताया कि पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो समास यहाँ पर किस प्रकार का होगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है पंचवटी, तो ये भी द्विगु समास हो जाएगा, पंचवटी। पंचवटी है, पंचग्राम है, पंचग्राम है, किससे संबंधित है, द्विगु समास से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अपठित। जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो पढ़ने योग्य ना हो, उसके लिए क्या हो जाएगा, अपठनीय। जो पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ने योग्य ना हो, उसके लिए क्या हो जाएगा, अपठनीय। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। यहाँ पर बच्चे को त्रुटि नहीं गिनवानी है, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। त्रुटियों की उपेक्षा, कभी भी बालक की उपेक्षा नहीं करनी है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है, तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो। यहाँ पर कहा गया याद कराना, जो कि गलत है। वे किसी वक्ता के साथ रहते हो, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या सही होगा, ये बताना है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द कहा जाता है। अर्थ निकले, इसका मतलब क्या होगा, शब्द। तो पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें क्या कहते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, अनौपचारिक कथन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनौपचारिक कथन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है, इलाहाबाद से किसका संबंध है, आंसर आपका यहाँ पर हिंदी प्रदीप सही हो जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पर सही है। अगर आपसे ब्राह्मण का पूछा जाए, ब्राह्मण कहाँ से संबंधित है, कानपुर से, ब्राह्मण कानपुर से संबंधित है। और इसके बाद में यहाँ पर समन्वय किससे संबंधित है, कलकत्ता से, समन्वय कलकत्ता से संबंधित है, कलकत्ता से संबंधित है। माधुरी लखनऊ से संबंधित, माधुरी लखनऊ से संबंधित है। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और ये सरस्वती के संपादक कब बने हैं, तो ये बने हैं 1930 में, 1930 ईस्वी में बने हैं। और कब तक रहे हैं, तो 1920 तक रहे हैं। कब तक रहे, 1920 तक रहे हैं। और जो यह पत्रिका है ये किस प्रकार की है, तो मासिक पत्रिका है। ये किस प्रकार की है, तो मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, तो जिसमें मात्रा नहीं है, यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा, कलरव है। नेक्स्ट है, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है, ताकि पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। पहले बालक के लिए तो बाल कांड हो जाएगा, इसके बाद में अयोध्या के बारे में पूरा बताया जाता है, अयोध्या कांड। इसके बाद में उनके सुंदर रूप के बारे में बात की जाती है, तो सुंदर कांड हो जाएगा। और इसके बाद में लंका दहन होती है, लंका कांड। तो आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, पराधीन सपने सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, तुलसीदास की पंक्ति है। आंसर डी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है, थोड़ा में क्रिया विशेषण क्या है, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है, तो मानस का हंस। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मानस का हंस।
नेक्स्ट है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है। इसका प्रकाशन आरंभ हुआ है इलाहाबाद से। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन कब हुआ है तो 1954 में हुआ है। प्रकाशन 1954 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा किसको कहा जाता है। विसर्ग को कहा जाता है। अयोगवा किसको कहा जाता है। विसर्ग को कहा जाता है। अंग और आहा, ठीक है, अंग और आहा। जो अंग है ये क्या है, अनुस्वार है, अनुस्वार है, अनुस्वार है। और आह क्या है, विसर्ग है। आह यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए कितने। सभी को पता है कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति है मुक्तिबोध की, मुक्तिबोध की पंक्ति है। निराला की पंक्ति क्या है, निराला की पंक्ति है अशब्द, अशब्द अधरो, अशब्द अधरों को सुना भाषा, अधरों का सुना भाषा। अगर आपसे नागार्जुन के बारे में पूछ लिया जाए, नागार्जुन के बारे में, तो इनकी पंक्ति थोड़ी सी बड़ी है। घुन खाए, इनकी पंक्ति क्या है, घुन खाए सह तीरों, घुन खाए सह तीरों, घुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, 12 खड़ी विधाता बाचे, 12 खड़ी विधाता बाचे, 12 खड़ी विधाता बाचे। ये पंक्ति किसकी है, तो नागार्जुन की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ओवरहेड प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्टर में होता है। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है मौन पठन के विषय में धारणा क्या है। तो एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। बिल्कुल सही है। आंसर आपका बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है तदीय समाज की स्थापना किसने की थी। सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। सी आंसर सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय ने की है। इसके बाद में है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। आर्य समाज की स्थापना किसने की है, दयानंद सरस्वती ने की है। नेक्स्ट है तथ्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तथा प्लस एव हो जाएगा, तथा प्लस एव हो जाएगा। और जैसे कि आपको बताया कि अगर दो मात्राएं होती हैं तो संधि किस प्रकार की होगी, तो वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है मूप होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जा सुप्रपात सुदयाल द्रव सकल कलिमल दहन उपरोक्त पंक्ति में छंद कौन सा है, तो इसमें सोरठा छंद है। आपने यहाँ पर देखा ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और जैसे कि आपको पता है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि आपके यूपी टेट एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।